हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी हमारी म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, DSSB में, कोई भी किसी भी स्टेट का म्यूज़िक टीचर का एग्ज़ाम हो। तो उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट की जो प्रिपरेशन शुरू की थी। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स किए क्लियर और हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम हमारा आज का टॉपिक जो है गृह अंश, न्यास और उपन्यास, इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और साथ में कुछ ना कुछ आप राइट करते रहिए। और अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू भी लिखिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और साथ ही साथ अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको क्लियर करवाता रहूँगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक फर्स्ट, जो कि गृह अंश, न्यास और उपन्यास। सबसे पहले देखिए गृह स्वर क्या होता है। किसी भी गीत के आरंभ में जो स्वर स्थापित किया जाता है उसे गृह स्वर कहते हैं। मतलब किसी भी गीत की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक नोट लेना होता है, रूट नोट लेना होता है, जिसे कहते हैं गृह स्वर। दूसरा है अंश स्वर। जब गायक या वादक किसी भी स्वर को बार बार प्रयोग करता है, किसी भी स्वर का प्रयोग बार बार करता है, तो उसे अंश स्वर कहते हैं। इसे राग का वादी स्वर भी कहते हैं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये मिल गया कि राग के वादी स्वर को और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंश स्वर, जिसको कि बार बार गाया और बजाया जाता है। थर्ड है हमारा न्यास स्वर। किसी भी गीत की समाप्ति जिस स्वर पर हो उसे न्यास स्वर कहते हैं। मतलब गीत की स्टार्टिंग हुई गृह स्वर से, बार बार यूज हुआ अंश स्वर और समाप्ति हुई न्यास के स्वर पे। फिर अगला है उपन्यास स्वर। वह है जो गीत के खंडों की समाप्ति का आधार होता है। मतलब गीत में खंड होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, उनकी जो टुकड़ों की जो समाप्ति होती है उनका आधार कौन सा होता है? उपन्यास स्वर होता है। जिस स्वर पर विशिष्ट स्वर रचना का मध्य भाग समाप्त होता है उसे उपन्यास कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है इसने? विशिष्ट स्वर रचना का मध्य भाग, जहाँ पर कोई भी स्वर रचना है उसका जो मिडल पार्ट जिस स्वर पर ख़त्म होगा उसे कहेंगे उपन्यास। और प्रत्येक जाति में एक से अधिक उपन्यास होते हैं। किसी भी जाति के अंदर एक से ज़्यादा उपन्यास होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात देखिए, आजकल अंश स्वर को वादी के नाम से पहचाना जाता है। इसके आधार पर राग के पूर्वांग स्वर व उत्तरांग वादी होने का और राग के गायन समय का हमें पहचान मिलती है। इसमें देखिए क्या बात नोट करनी है, इसमें करना है कि आजकल अंश स्वर को क्या कहते हैं? वादी स्वर के नाम से पहचाना जाता है। हमने ऊपर ये पढ़ लिया। दूसरी बात, इसी के आधार पर राग के पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी होने का हमें पता लगता है। और राग के जो गायन समय है, राग का जो गायन समय है, वो भी इससे पहचानने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तिरोभाव आविर्भाव। अब तिरोभाव और आविर्भाव क्या होता है? देखिए, राग का जो मूल स्वरूप, अगर राग का मूल स्वरूप है जो भी, उसको छिपाकर उसके समप्रकृतिक राग की छाया अगर हम किसी राग में लाते हैं जो कि हमारे कानों को प्रिय लगे, ठीक है, कर्ण प्रियता में जो वृद्धि करती है, उसे क्या कहते हैं? सांगीतिक भाषा में तिरोभाव कहते हैं। हम देखते हैं ना, कई बार सिंगर्स क्या करते हैं, एक राग गाते गाते दूसरे राग की छाया उसमें ले आते हैं और वापस फिर क्या है, जब दोबारा से थोड़ा सा टुकड़ा गाने के बाद में वो वापस क्या है, उसी राग के मूल स्वरूप पर आ जाते हैं। उन्होंने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने ये किया कि राग का जो मूल स्वरूप है उसको छिपाया, उसकी जगह उसके समप्राकृतिक राग को वो उसने यूज़ किया और फिर से दोबारा क्या है, उसी राग में चला गया। ये उसने किस लिए किया? ये किया कि उसकी जो ब्यूटी है, राग की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए, राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वो श्रोताओं को कर्णप्रिय लगे। इसलिए क्या किया जाता है? तिरोभाव किया जाता है। तिरोभाव के बाद पुनः राग के मूल स्वरूप में आना आविर्भाव कहलाता है। तो आप समझ गए, राग का मूल स्वरूप छिपाया और समप्राकृतिक राग को उसने लगा दिया, तो वो तो हो गया तिरोभाव। तिरोभाव के जस्ट बाद राग के मूल स्वरूप में आना हुआ, तो वो हो गया आविर्भाव। अब क्या है, गायन वादन में पहले तिरोभाव दिखाया जाता है और बाद में आविर्भाव दिखाया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? तिरोभाव। अगर वो दूसरी राग में जाएगा तभी तो वो वापस आएगा। तिरोभाव आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य राग की मधुरता बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राग की मधुरता को बढ़ाना।
तिरोभाव कम से कम समय के लिए किया जाना चाहिए ताकि राग के मूल स्वरूप को हानि न पहुँचे। तो देखिए, अगर आपको ये मैटर लग रहा है कि आपके पढ़ने लायक है तो मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लिंक न मिले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है म्यूज़िक वाले गुरी सर। जैसे ही आप टेलीग्राम पर ये राइट करोगे, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और साथ ही साथ जो भी म्यूज़िक कंपटीशन के लिए जो डेट्स डिसाइड होती हैं या जो एग्ज़ाम जो नए आते हैं, वो भी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर आपको वहाँ मिल जाएगी। तो जल्दी से लिंक को ओपन कीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए म्यूज़िक वाले गुरी सर और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है गीत, गांधर्व और गान तथा मार्गी व देसी संगीत। तो देखिए, गीत, गांधर्व और गान के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। देखिए, गीत क्या होता है? संगीत रत्नाकर के अनुसार स्वरों का वह समुदाय जिसमें मन का रंजन हो, गीत कहलाता है। यानी हमें आनंद की अनुभूति हो, वो क्या है? गीत है। गीत के दो भेद होते हैं। पहला है गांधर्व, जो संगीत स्वर्गलोक में गंधर्वों द्वारा गाया जाता था, जिसका उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। अतः वेदों के समान अपोष्येय और अनादि संगीत को ही गांधर्व कहा जाता है। मतलब गांधर्व संगीत का यूज़ कहाँ किया जाता था? देवों के द्वारा, स्वर्गलोक के अंदर। और उसका रीज़न क्या था? उसका उद्देश्य, मोटिव क्या था? मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। और सेकंड जो है, जो संगीत वाग्यकारों ने, सर्वप्रथम संगीत के पंडितों ने अपने बुद्धि कौशल से उत्पन्न किया। ये क्या किया? दूसरा, पहला तो गांधर्व था, दूसरा है वाग्यकारों ने या संगीत के पंडितों ने अपने बुद्धि कौशल से उत्पन्न किया, उसे लक्षणबद्ध करके देशी रागों में उसका उपयोग कर लोकरंजन में निमित्त प्रचलित किया, वह गान है। पहला हो गया गीत, उसमें गांधर्व, फिर गान। अब क्या है? रत्नाकर के अनुसार गान के भी दो भेद हैं, निबद्ध और अनिबद्ध गान। आगे देखते हैं। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ, इसको हाईलाइट मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि संगीत रत्नाकर के टीकाकार का नाम लिखिए। उनके टीकाकार का नाम है कल्लीनाथ। उनके मतानुसार गांधर्व और गान को ही क्रमशः मार्गी और देशी संगीत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भरत मुनि ने गंधर्व के 3 प्रकार, प्रथम शरीर, दूसरा वीणा और तीसरा पद बताए हैं। देखिए, भरत मुनि ने गांधर्व के कितने प्रकार बताए? 3। कौन सा? पहला शरीर, दूसरा वीणा और तीसरा पद। पद के भी 2 प्रकार हैं, निबद्ध और अनिबद्ध। ठीक है। किन्होंने बताए? भरत मुनि ने। अब भरत ने गंधर्व का उत्पत्ति स्थान शरीर, वीणा तथा बांसुरी को माना है। अब यहाँ पे इन्होंने अपना और एक जो मत जो है बदल दिया, वो क्या है? गंधर्व की उत्पत्ति का स्थान कहाँ से माना? शरीर, वीणा तथा बांसुरी को। ये इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं, तो आप चाहें तो इनको थोड़ा थोड़ा राइट करते रहें, जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, बढ़ते हैं मार्गी संगीत की तरफ। मार्गी संगीत पंडितों का मानना है जिस संगीत का प्रयोग ब्रह्मा जी के बाद भरत ने किया, वह संगीत मार्गी संगीत है। संगीत पंडितों का क्या मानना है? जो भी संगीत ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया, उसके बाद किसने प्रयोग किया? भरत ने। वही संगीत क्या है? मार्गी संगीत है। यह संगीत अत्यंत प्राचीन, कठोर संस्कृति व धार्मिक नियमों से जकड़ा हुआ था। वर्तमान में इसका प्रचार समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। अब भारतीय संगीत को धर्म से संबंधित माना गया है। इस विद्या का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति। विद्या का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति रहा है। वेदों के साथ संगीत को संबद्ध करके स्थायी व शाश्वत रूप प्रदान किया गया, यही संगीत मार्गी संगीत कहलाया। वेदों के समान इसको भी अनादि माना गया है। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इस विद्या का जो अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति है। प्राचीन जन संगीत की धुनें आध्यात्मिक साधनार्थ प्रयुक्त वैदिक संगीत अर्थात मार्गी संगीत का वैशिष्ट्य माना जा सकता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का गाना देवता की प्रसन्नता के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य माना जाता था।
देखिए प्राचीन समय में क्या था, संगीत की धुनें थी ना, वो मार्गी संगीत का विशिष्ट लक्षण माना जाता था। और ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उनका गाना देवता की प्रसन्नता के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना जाता था। मतलब किसी देवता को प्रसन्न करना है तो ऋग्वेद की ऋचाओं को गाना ही पड़ता था उनको। आगे है मार्गी संगीत का स्वरूप। अब देखते हैं कि मार्गी संगीत का स्वरूप क्या रहा। देखिए मार्गी संगीत से तात्पर्य सामगान से रहा है, मेन बात, जो आज लुप्त हो गया। यह संगीत वेद प्रधान था, यह संगीत वेद प्रधान था। संगीत में वेदों की ऋचाओं के पारायण से ही सामगान का प्रथम विकास ऋषियों द्वारा किया गया था। संगीत मानव के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से साधना का विषय रहा है। यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से ही साधना का विषय रहा। ऋचाएं ही सामगान का आधार हैं। सामगान में स्वरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 स्वरों का प्रयोग होता था। कुछ लोग इन्हीं 3 स्वरों से क्रमशः 5, 6 और 7 स्वरों का विकास मानते हैं। अब देखिए ऋचाएं हैं सामगान का आधार रही हैं। सामगान में स्वरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें क्या है, 3 स्वरों का प्रयोग माना जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि सामगान के अंदर 3 स्वरों का प्रयोग कौन से स्वरित हैं, वो 3, वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और कुछ लोग ये मानते हैं इन्हीं से 5, 6 और 7 स्वरों का विकास हुआ है। जैसे कि उदात्त से निषाद और गंधार, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत और स्वरित में षडज, मध्यम, पंचम। अब आगे क्या है, इन स्वरों के गायक को उद्गाता कहते थे। इन स्वरों का गायक क्या कहलाता था, उद्गाता। कौन कौन से स्वरों का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो यज्ञों में आवश्यक मंत्रों को सहस्वर उच्च गति से गाता था। इस शैली की गंभीरता और शयनता प्रसिद्ध थी। इस शैली में क्या थी, मंत्रों को जब वो उच्च गति से गाता तो गंभीरता से गाता था। इस शैली में गंभीरता जो है वो प्रसिद्ध थी। आज की गायन शैली में ध्रुपद और ख्याल गायन मार्गी संगीत कहलाए। आज की गायन शैली में कौन कौन से मार्गी संगीत हैं, ध्रुपद और ख्याल। मार्गी संगीत महर्षियों का संगीत था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मार्गी संगीत किन का संगीत था, तो महर्षियों का। मार्गी संगीत में 5 तालें, 5 तालों का क्वेश्चन पुट किया गया था 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके अंदर चंचपुट, चाचपुट, सम्यक वेष्टक, ऊर्ध्वघट्ट और षट पिता पुत्रक। उसमें क्या था कि ये पूछा गया था कि मार्गी संगीत की तालों में से एक नहीं है। उसमें चंचपुट, चाचपुट और षट पिता पुत्रक दिया गया था और चौथा ऑप्शन कोई और था, तो गलत ऑप्शन उसमें चूज़ करना था। इसी तरह ये 5 तालों के नाम आप याद कर लेंगे। मार्गी संगीत को स्वर्ग तथा देशी तालों को भूतल रंजन हेतु माना गया। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी शाम गायन करती थी। अब ये क्वेश्चन ये कई बार होता है ना, कूट देकर पूछा जाता है कि शाम गायन जो करते थे उसको उद्गाता कहते थे और पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी शाम गायन करती थी, तो उनमें ये इस तरह का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, स्त्रियां भी शाम गायन करती थी। अब आते हैं देशी संगीत पर। देशी संगीत, सर्वप्रथम देशी संगीत का वर्णन मतंग मुनि द्वारा रचित बृहद्देशी में उपलब्ध है। अब ये पूछा जा सकता है सबसे पहले देसी संगीत का वर्णन करने वाला ग्रंथकार कौन है, तो वो है मतंग मुनि। मतंग मुनि के कथा अनुसार अबला बाल गोपालय शितिपाल निर्गेच्छया गईते सानुरागेन स्वदेश देशी रुच्यते, यानी कि अर्थात अबला यानी कि औरत, बाल गोपाल यानी बच्चे और राजा अपनी अपनी इच्छा से और अपनी अपनी बोली में जो अनुराग सहित गाते हैं वही देशी संगीत है। मतलब हर किसी की बात कर दी इसने, लेडीज़ की भी बात करती, बाल गोपाल की कर दी और राजा, मतलब ये सब जो अपनी इच्छा से अपनी बोली में जो राग सहित अनुराग सहित जो गाते हैं उसे ही देशी संगीत माना गया। अब देखिए बृहद्देशी में एक बात कही गई है, इस तरह का कथन पूछे जाते हैं आजकल, ये देख के पूछते हैं कि ये कहाँ कहा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन पुट करते रहते हैं। ये भी ध्यान से देखो, देशे देशे प्रवत्तासो ध्वनिर्देशिति संहित, अर्थात देश देश में ध्वनि की यह प्रवृत्ति है जिस कारण इसे देशी की संज्ञा उपलब्ध है।
साधारणतः शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश देश की रुचि के अनुसार हृदय को प्रसन्न करने वाले गीत, वादन एवं नृत्य को देसी संगीत कहते हैं। इसमें शास्त्रीयता की कठोरता बंधन नहीं है। मतलब देश देश में जो हमारे हृदय को प्रसन्न करे वो गीत, वो वादन और वही नृत्य देसी संगीत कहलाता है। इसमें शास्त्रीय संगीत जितनी कठोरता नहीं होती, इतने नियम नहीं होते। इसे साधारण जनता का संगीत कहा जाता है। देखिए, इसे साधारण जनता का संगीत भी कहा जाता है। शास्त्रीयता के कठोर बंधनों से मुक्त, परिवर्तनशीलता का गुण लिए यह जनसाधारण के मनोभावों के उद्गार प्रकट करता हुआ संगीत देसी संगीत कहलाता है। मतलब ये शास्त्रीय संगीत के जितने भी बंधन हैं कि ताल के अंदर मात्राओं में ही चलना है हमें, ठीक है। ये क्या है, खुले गायन के रूप में भी गाया जाता था। तो इसीलिए क्या है, जो मन के जो उद्गार प्रकट करता था वही संगीत कौन सा है, देसी संगीत है। और देसी संगीत का निर्माण वाद्यकारों द्वारा हुआ। यह संगीत सरलता के लिए हुए हैं, यह सरलता लिए हुए है। देसी संगीत अधिकतर जन सामान्य में ही प्रचलित रहा है। इसमें क्या है, उत्सवों एवं समारोहों में स्त्रियों का सम्मेलन होना वर्जित था, क्योंकि वैदिक काल में इस प्रकार के समारोह को हेय दृष्टि से देखा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी टर्म सामने आ रही है। ये कह रहा है कि जन सामान्य में प्रचलित था, पर उत्सवों और समारोहों में स्त्रियों का सम्मिलित होना वर्जित था। मतलब स्त्रियाँ जो हैं, जो भी वहाँ पर उत्सव, जो भी प्रोग्राम्स होते थे, उनमें पार्ट नहीं ले पाती थी, क्योंकि वैदिक काल के अंदर क्या है, इस प्रकार के समारोहों को हेय दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। अब रामा मात्या जी देसी संगीत के लक्षणों का उल्लेख करते हुए वर्णित करते हैं। ये इन्होंने कहा है कि सभी देसी रागों की उत्पत्ति षड्ज ग्राम से होती है, जिसे ग्रह, अंश, न्यास आदि उसके लक्षण हैं। देसी संगीत का समावेश लौकिक संगीत में माना गया है। किसमें माना गया है? लौकिक, यानी कि जो लोगों में प्रचलित होता है, जिसका प्रयोग लौकिक समारोहों पर होता था। इसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना था। मतलब जो लोगों में प्रचलित है, लोगों के समारोह में होता था और लोगों के मन के मनोरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज के संगीत में ठुमरी तथा गजल देशी कहलाएंगे। हमने पढ़ा था कि मार्गी कौन कौन से थे, ध्रुपद और ख्याल गायन मार्गी थे, और आज के संगीत में ठुमरी और गजल देसी संगीत कहलाएंगे। देसी संगीत को हम राग रागिनियों वाला संगीत भी कहते हैं। राग रागिनियों वाला संगीत। देसी संगीत में स्थानीय गीतों और तानों को बढ़ावा मिला, नृत्य और नाट्य को भी प्रोत्साहन मिला। शास्त्रों के अनुसार, यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, शास्त्रों के अनुसार देशी तालों की उत्पत्ति मार्गी तालों से हुई। उनकी 3 जातियाँ शुद्ध ताल, सालग ताल और संकीर्ण ताल स्वीकृत हुई हैं। इसमें कहा गया कि देशी तालों की उत्पत्ति मार्गी तालों से हुई, जिनकी 3 जातियाँ शुद्ध, सालग और संकीर्ण हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि देशी तालों में 3 जातियाँ कौन कौन सी हैं, शुद्ध, सालग और संकीर्ण। अब बढ़ते हैं, प्राचीन काल में संगीत मार्गी तथा देशी 2 धाराओं में प्रवाहित हुआ। कितनी धाराओं में? 2 धाराओं में। कालांतर में मार्गी संगीत का लोप हो गया और देसी संगीत के 2 रूप विकसित हुए। मार्गी संगीत का तो लोप हो गया और देसी संगीत के 2 रूप हो गए। पहला कौन सा है? वह जो शास्त्र के आधार पर प्रचलित हुआ, जो शास्त्र के आधार पर प्रचलित हुआ तथा विद्वानों और कलाकारों के अध्ययन व साधना का विषय बना, जिसे आज शास्त्रीय संगीत कहते हैं। पहला कौन सा था? जो शास्त्र के आधार पर प्रचलित हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत को आम लोग तो गा नहीं सकते, मतलब हर कोई ऐरा गहरा नहीं गा सकता, उसे विद्वान और कलाकार ही जो उसकी साधना करेंगे वही गा पाएंगे। और दूसरा, वह जो काल और देश के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता और विकसित होता रहा, वह आज लोक संगीत के नाम से विख्यात है। पहला तो हो गया शास्त्रीय संगीत और दूसरा हो गया लोक संगीत। ये किसके भाग हैं? देसी संगीत के। क्योंकि देखिए, पहले प्राचीन काल में जो संगीत था वो 2 धाराओं में बटा था, मार्गी और देशी। और कालांतर में, यानी धीरे धीरे क्या है, मार्गी संगीत का तो लोप होता गया और जो देसी संगीत है वो 2 धाराओं में विकसित हो गया। कौन कौन सी में? पहला जो बन गया हमारा शास्त्रीय संगीत और दूसरा हो गया लोक संगीत। और शास्त्रीय संगीत है तो उसे विद्वान और कलाकार गाएंगे, और लोक संगीत है तो उसे आम लोग जो
काम करते हुए, जो खेत में काम हल चला रहा है वो भी गा रहा है, ठीक है। अगर कोई स्त्री चरखा काट रही है तो वो भी गा रही है, घर का काम कर रही है तो वो भी गा रही है। मतलब जो आम लोग कहीं भी अपने काम धंधों में लिप्त होकर भी इसको गाते थे, तो वो कौन सा हो गया? लोक संगीत हो गया। आगे है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, जो आज शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं, मूलतः लोक संगीत की शैलियाँ रही हैं। आज के उच्च श्रेणी के वादक भी शास्त्रीय संगीत के साथ चैती, कजरी, रसिया आदि लोक गीत वाद्यों पर बजाते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ी इम्पोर्टेंट सी बात कही है कि ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी जो आजकल शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं, वो सबसे पहले क्या थी? लोक संगीत की शैलियाँ थी। और आजकल जो उच्च श्रेणी के वादक हैं, जो शास्त्रीय संगीत के साथ क्या है? चैती, कजरी, रसिया, जो कि लोक संगीत के वो हैं, और उनको क्या करते हैं? लोक वाद्यों पर बजाते हैं। यहाँ थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मार्गी संगीत नियमों से जकड़ा हुआ था और देसी संगीत प्रत्येक मानव की अपनी समझ के अनुसार प्रयुक्त किया जाने वाला संगीत था। मार्गी संगीत था, बहुत से नियमों में जकड़ा हुआ था, और देसी संगीत है, वो नियमों से अलग, मानव की अपनी समझ के अनुसार ही उसको गाया जाता था। अब इसमें अंतर क्या है मार्गी और देसी संगीत में? थोड़ा ये देखते हैं। देखिए, मार्ग जन संगीत की वह धारा है जो व्याकरणवत हो एवं सुसंस्कृत जनों में प्रवाहित हो। उसी की दूसरी धारा लोक रुचि का अनुशासन मानती हुई नए नए सौंदर्य तत्वों में इकट्ठा रहती है। देखिए, मार्गी संगीत क्या था? व्याकरणवत, यानी वो एक नियमों से बद्ध था, सुसंस्कृत जनों के पास, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान थे। और जो दूसरा हो गया, दूसरी धारा लोक रुचि के अनुसार हो गई, जो नए नए तत्वों को इकट्ठा, जो मतलब किसी इंसान को ये चीज़, कोई और चीज़ अच्छी लगी तो उसको उसने अडॉप्ट किया और अपने गीत के साथ में उसका एक्सपेरिमेंट कर दिया। और मार्गी तथा देशी दोनों के मध्य आदान प्रदान सदा से चलता आया है। मार्ग संगीत की तुलना यदि गंगा नदी के धीर, गंभीर और प्रशांत प्रवाह से की जाए तो देसी संगीत की तुलना पहाड़ी प्रदेश में उन्मुक्त रूप से प्रवाहित एवं कल कल करते हुए छोटे छोटे झरनों से की जा सकती है। अगर हम मार्गी संगीत को एक बड़ा प्रवाह मानते हैं तो छोटे छोटे झरनों के रूप में देसी संगीत को भी माना जा सकता है। देखिए, श्री पाद बंदोपाध्याय जी क्या कह रहे हैं? मार्ग जो संगीत था वैदिक और पौराणिक समय का सामगान और भक्ति गान था। कौन से का? वैदिक और पौराणिक का। और देसी विभिन्न समय का, विभिन्न स्थान का था, यानी कि वह संगीत जो बाद में हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत बन गया। श्री लक्ष्मीकांत मुखर्जी के अनुसार वैदिक संगीत के अंत के साथ ही मंदिरों में सुबह शाम की पूजा के लिए जो संगीत प्रचलित हुआ वह मार्ग संगीत व शास्त्रीय संगीत था। यानी कि जो मंदिरों की पूजा के लिए यूज़ किया जाने लगा था वो मार्ग संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो देखिए, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नए वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट बनाते हैं ये मुझे कई जो किताबें हैं वो छान कर आपके लिए जो मेन मैटर है आपके लिए वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपको। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट हमें कीजिए ताकि समय समय पर आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहूँ, इसके बीच में कोई बाधा न आए। और इसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करना न भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी खुराक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।